चलो भाई देखो, तो कल हमने यहाँ तक कराया था। अब एक बार फिर से मैं चैप्टर के स्टार्ट में पूछना चाहूँगा भाई, आप लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा। हाँ भाई जय, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में समझाओ बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बोलो जल्दी से। स्टेबल इक्विलिब्रियम सर, जैसे कि सर उसका नेट चार्ज जीरो होगा सर, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो ही होगा। नहीं बेटा देखो, आप मतलब बोल रहे हो नेट फोर्स जीरो तो होता ही है यार, क्योंकि बात कर रहे हो मतलब सर डाईपोल की, उनका डायरेक्शन, डाईपोल की सर बात कर रहे डायरेक्शनल तो हो। मतलब सर एक सर एंगल थीटा 0 होता है। हाँ अब थोड़ा सा बता रहे हो तो 180 अच्छे डिग्री। से बोलो। नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अच्छे से बोलोगे कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंगल थीटा, तो भाई किसका किसका एंगल ये तो बताना पड़ेगा ना। तो आप बताओगे अगर बिटवीन सर, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। नहीं अभी भी सही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में दोनों थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हों तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये पीछे की तरफ हो, मतलब फील्ड जा रहा हो पीछे और इलेक्ट्रिक फील्ड हो आगे, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो भैया कल मैंने पढ़ाया, एक पढ़ाया मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल। और इसको क्या बोलते हैं यश? एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो देख लो फर्स्ट केस में देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है? ये पैरेलल है और ये देखो डायरेक्शन सेम है। और सेकेंड केस में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है और डाइपोल उल्टा है, तो ये एंटी पैरेलल है। समझ में आ गया ना? अच्छा ये बताओ बेटा, इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है जय? फर्स्ट केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? तो जीरो। जीरो। और सेकेंड केस में भी टॉर्क की वैल्यू क्या होती उसमें है? भी जीरो। 0। इसमें भी जीरो होती है, क्योंकि साइन का कोई भी वैल्यू हो, चाहे 180 हो या 360 हो, साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अब एक मैं आपको ग्राफ बनवा रहा हूँ एज ए मैथ्स स्टूडेंट, आप लोगों को ग्राफ, पहले इस चीज़ को नोट कर लें, इसमें कुछ चीज़ मैंने बताई हैं। नंबर 1 लिख लीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के ये कहलाता है पैरेलल, पी और ई के बीच का जो लाइन है वो पैरेलल बना लो, और अनस्टेबल के लिए एंटी पैरेलल बना लो। बड़े बेस्ट यार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने में टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट ले लो और डन बोल दो। मोबाइल लेटा तो रहता ही है, 3 उंगली खटाक ऊपर से मारो और उसको बाद में बना लेना। आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। बेस्ट। तो उसको बाद में, बट ये है कि रोज के रोज नोट्स बना लो तो क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं तो धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ये है कि बेटा आप साइन का आप ग्राफ देख लो, ठीक ना? साइन का ग्राफ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। y इज इक्वल टू साइन एक्स से ग्राफ देखो इसका। ये x एक्सिस बना लो बेटा और ये y एक्सिस है। तो साइन का ग्राफ जो होता है बेटा वो ऐसे जाया करता है इस तरीके से। ये साइन का ग्राफ है। ये आपको क्यों मदद करेगा? ये आपको मदद इसलिए करेगा कि आप साइन की वैल्यू निकाल पाओगे। बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये साइन की पहली डिग्री होती है 0 डिग्री, ओके। 0 के बाद बेटा ये होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अपन पाई बोलते हैं। तो ये हो गया 0, पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, पाई 4 जा 4 पाई। तो आप देख सकते हो साइन का कोई भी अगर पाई पड़ जाए, पाई मतलब 180 का मल्टीपल, तो साइन का n पाई मतलब कोई भी पाई, चाहे वो 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, आंसर कितना आता है? 0। लिख लो बेटा इसको। तो साइन n पाई इक्वल्स टू 0। मारो स्क्रीनशॉट, लिख लो का मतलब फिजिक्स मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट। यस सर, डन। तो साइन n पाई इक्वल टू 0। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यार वो होती है +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है +1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। साइन की +1 वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम है -1। आर्यन स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। +1 कहाँ पे मिल रही है देख लो बेटा, ये 0 है, ये 180 है। 0 और 180 के बीच में क्या आएगा? 90। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो याद रखना हमेशा +1। अब पूरी फिजिक्स में मत भूलना कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ये हमेशा याद रखना।
साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होती है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1। आर्यन, हाँ बेटा गुड इवनिंग। आर्यन, मैंने वीडियो लिंक शेयर कर दी थी शाम को, जो पढ़ाया था, देख रहे थे ना? यस सर यस। हाँ ठीक है, तो जो भी क्लासेस होती हैं उसको मैं कैप्चर करके आपको शेयर कर दिया करूंगा, उससे भी। सर वो जो नीट और उसका लेते हो आप आईआईटी का, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, अभी वो बहुत आगे चल रहा है। ठीक। हाँ, क्योंकि उसमें वो उसका रिवीजन चल रहा है एक्चुअली उस बैच का, तो उसमें आप 1-2 दिन आके देख सकते हो, बट उसमें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें पूरी 11th और पूरी 12th फिनिश हो चुकी है। अब पेपर्स चल रहे हैं नीट और आईआईटी के। चलिए, तो बच्चों ये देखिए, ये साइन थीटा का ग्राफ है। जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार फिर से साइन थीटा का ग्राफ बना लें। कैसे बनता है साइन थीटा का ग्राफ? इतना तो याद होगा बच्चों, 10th क्लास में पढ़े होगे कि साइन 0 बराबर 0 होता, मतलब साइन का ग्राफ 0 से उठता है, और साइन 90 पे जाके 1 होता है, फिर 0 जाएगा, फिर ऐसे 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 इस तरीके से ये सांप चला दो आप लोग बस। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। साइन 0 होता है, 0 के बाद ये कितना होता है 90। अब ये तो पता चल जाएगा, ये 90 होगा तो ये कितना होगा बेटा 180। 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270 और 94 जा 360। ठीक है ना? तो ऐसे ही बना लो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो और आदत डालो डेली का डेली होमवर्क करके मेरे को क्लास के बाद या 1 घंटे बाद जब आपकी बायो वगैरह की हो जाती है, मेरे को होमवर्क करके आप ग्रुप में शेयर कर दो होमवर्क भाई, तो एक बहुत अच्छी आदत बन जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सर। जो कल आपने कल वो टॉर्क के बारे में पढ़ाया था, फिर उसके बाद क्या लिखवाया था आपने? कुछ नहीं लिखवाया, बस उसके टॉर्क के बाद अगला क्लास में यही स्टार्ट किया मैंने, साइन थीटा। बच्चों को थोड़ा सा प्रीवियस इंट्रोडक्शन दिया। मैंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अगर डाईपोल के पैरेलल हो तो इसको बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे थीटा = 0 डिग्री होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाईपोल वेक्टर के पीछे की तरफ हो, एंटी पैरेलल हो, तो थीटा = 180 डिग्री होता है बेटा। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में क्या है, वेक्टर पी और वेक्टर ई क्या है, पैरेलल है, और इस कंडीशन में वेक्टर पी और वेक्टर ई क्या है, एंटी पैरेलल। तो मैंने केवल आज 2 शब्दों का इस्तेमाल सिखाया बच्चों को, एक पैरेलल और एंटी पैरेलल। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? डन? ये आप लिखवा नहीं रहे? ये लिखवा चुका ना, ये तो कल पढ़ा चुका मैं आर्यन, ये तो मैं कल पढ़ा चुका। ये देखो ना, दिस इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने कल पढ़ा दिया। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? मतलब वो डेरिवेशन के बाद आपने ये करवाया था? डेरिवेशन के बाद ये करवाया था, यस, है ना? डेरिवेशन के बाद ये करवाया था। चलो डेरिवेशन से याद आया, आर्यन बताओ कल टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी? कल टॉर्क जो अपन ने निकाला था डेरिवेशन से, टॉर्क कितना लगता है जरा बताओ भाई। कितना टॉर्क लगता है? एक मिनट यार, ये आदत आप लोग को ले डूबेगी। आप लोग ये पढ़ते नहीं हो, ये बहुत गलत आदत है यार। फिजिक्स में ऐसे नहीं खेलो प्लीज यार। मैं बोलूं सवाल और आपका आंसर आ जाए यार। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है पी साइन थीटा। बाद में देखना, फिर मैं याद दिलाऊंगा बेटा। वीडियो बन रहा है मेरी, सारे वीडियोस मैं सुनाऊंगा तुम लोग को, मैंने कब कब क्या क्या कहा, याद रखो। तो टॉर्क = होता है पी साइन थीटा। डेली का काम डेली करो, इसलिए बोलता हूँ डेली होमवर्क करके मेरे को ग्रुप में डालो। अरे सर वो पता नहीं इधर से नोट्स इनकम्प्लीट दिख रहा है, पता नहीं क्यों सर। नहीं, कल आपने सिर्फ वो डायग्राम बना हुआ है, उसके बाद कुछ लिखा नहीं है। अरे बेटा, ये टॉर्क = पी साइन थीटा। और रही बात नोट्स की भाई मेरे, तो नोट्स मैंने प्रॉपर आपको ग्रुप में दे रखे हैं, वही फाइल है, डेली में सेंड भी कर रहा हूँ। आज भी मैंने ग्रुप में वो फाइल सेंड करी है, सबको पासवर्ड पता है। वो फाइल में क्लिक करो, इस वाले पेज पे पहुंचो और देख लो, पूरा का पूरा नोट्स डाला हुआ है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये ऑलरेडी मैंने उस फाइल में स्टोर करके दे रखा है। तो कुछ भी आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना, बड़े मज़े से फाइल खोलनी है
और मेरे वाले स्क्रीनशॉट देखने और अपनी मर्जी से अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं, जो समझ में आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। नोट्स तो बने हुए बिल्कुल प्रॉपर। चलो अभी बताओ, Yes, sir, अभी yes, यहाँ sir. पर कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत? नो सर। भाई कल मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया, कल मैंने आपको टॉर्क डेराइव करके बताया, और मैंने ये बताया बच्चों कि टॉर्क की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा, और पीई साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं जय? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं पी साइन थीटा को? पी क्रॉस ई क्या लिखते हैं बच्चों? P क्रॉस C। हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में साइन पी साइन थीटा को लिखते हैं पी क्रॉस ई। तो ये पी क्रॉस ई हुआ करता है वेक्टर फॉर्म में, जिसको अपन पी साइन थीटा बोलते हैं। और फिर थीटा के लिए दो कंडीशंस बनी थी, एक थीटा 0 डिग्री और एक थीटा 180 डिग्री। तो 0 डिग्री वाले में स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वेक्टर पी और वेक्टर ई क्या हो गए थे? पैरेलल। और दूसरे वाले में 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हम डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे व्यवहार करेगा। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। चलो निशांत ये बताओ कि जब आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ये कल वाली बात हो रही है यहाँ पे, कल की बात, कल जो बीत गया। अगर कल आपको मैंने बताया था कि किसी डाइपोल को जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे निशांत, तो बताओ इस पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना था? निशांत बोलो, नेट फोर्स कितना था? 0। जीरो। हाँ, जीरो था नेट फोर्स। अब आज हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब ये मान लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसा। ये देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये नीचे वाला चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू। ओके, अब मान लो मुझे ये बताओ आर्यन कि अब ये बताइए कि क्या इस समय में इस डाइपोल पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बताओ। क्यों से परपेंडिकुलर नहीं है। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। भैया देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। हाँ, अब बताओ मेरे को यश, क्या यहाँ पर, अब बताओ इस फॉर्मूले को देख करके तुम बताओ मुझे कि क्या इस पर नेट फोर्स 0 क्यों नहीं होगा? सर यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि ई यूनिफॉर्म ही नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो क्या फर्क पड़ेगा? जय, तो उसकी इंटेंसिटी चार्ज पे पड़ेगा, तो उसकी इंटेंसिटी बदलेगी। इंटेंसिटी बदलेगी, मतलब यदि मैं 2 पॉइंट ले लूं ए और बी, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो बड़े तगड़े अमाउंट का होगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा क्यों, ये बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये छोटे अमाउंट का होगा। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा, तो ये जो डाइपोल है इसको ये घुमाना, घसीटना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? घसीटना, क्योंकि ये डाइपोल इधर की तरफ खिंचता जाएगा, क्योंकि नेट फील्ड इस तरफ ज़्यादा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये नेट फील्ड इस तरफ ज़्यादा है, इसलिए डाइपोल को घसीटना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। समझ में आया? यस सर। ओके, तो डाइपोल में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट फोर्स के साथ इसमें टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा? क्योंकि ये यहाँ से खींचेगा, बट हल्का फुल्का तो ये भी खींचेगा,
तो ये क्या होगा, थोड़ा मोड़ा इसके चक्कर में घूमना शुरू कर देगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी प्रेजेंट होता है। तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स भी प्रेजेंट होता है, टॉर्क भी प्रेजेंट होता है, बट यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो अब्सेंट होता है मगर टॉर्क प्रेजेंट होता है। बट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब एक डाईपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या क्या रियलाइज होता है। तो आंसर फोर्स भी रियलाइज होता है और टॉर्क भी रियलाइज होता है। फोर्स की वजह से ये जो होता है ये घसीटने लगता है, इधर खिसकने लगता है, और टॉर्क की वजह से हल्का फुलता हिलता डुलता है, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। बोलो समझ में आया, मुड़ जाएगा। यस सर। चलो पढ़ो यश, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए। In either case, when P vector P is parallel to vector E or anti-parallel to vector E, the net torque is zero, but there is a net force on the dipole if vector E is not uniform. हाँ, अभी ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। अब मैं आपको इसको कंडीशन में प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि गिवन सिचुएशन जो आपके सामने आगे आ रही है उसमें वेक्टर P वेक्टर E के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उस समय टॉर्क एक्ट नहीं करेगा मगर फोर्स एक्ट करेगा। चलो ये देखो, हाँ जी, अब समझिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। सवाल आने वाले हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल जाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्म में बने हुए हैं, बट स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए कि सर ने जो पढ़ाया है वो आपको याद आ सके। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये दो हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, और ये बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेज है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेज है। वैसे मुझे ज़्यादा लाइंस बनानी थी बट मैं नहीं बनाया हूँ, खैर छोड़ दो। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम ले लो, और इधर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड जाने पर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अब बताओ बेटा यश, किस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पर या माइनस क्यू पर? सर प्लस क्यू पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E। तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस पर कम फोर्स लगेगा। तो बताओ रिजल्टिंग क्या होगा? ज़्यादा फोर्स की वजह से ये जो अपना पूरा डाइपोल है ये किधर की तरफ घसटने लगेगा, दाईं तरफ की बाएं तरफ? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ घसीटने लगेगा। तो मोर फोर्स ऑन प्लस क्यू, और नेट फोर्स जो डाइपोल पे है वो E की तरफ लगेगा, है ना। नेट फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो नेट फोर्स निकल करके आएगा वो इधर निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ का फोर्स ज़्यादा है और यहाँ का फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, नेट फोर्स कितना लगेगा? E में। बताओ नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलो नेट टॉर्क कितना होगा? सर थीटा के हिसाब से जीरो। नंबर ऑफ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन वही होगा ना। अरे ये तो वो फार्मूला है, सॉरी मैं टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा हूँ। F * परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। सब कुछ करने के बाद P sin थीटा आएगा। मुझे ये बताओ भाई आर्यन कि यहाँ पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? क्या जीरो दिख रहा है सर? जीरो दिख रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? जीरो ही होगी। समझ में आया ना? हाँ, तो नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो गई। चलो सेकंड केस में बताओ आर्यन। सेकंड केस में बेटा यहाँ पर जो है फील्ड इज डिक्रीजिंग, मतलब इधर जाने पर फील्ड डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग था, लेफ्ट साइड में फील्ड स्ट्रांग है, और यहाँ पर राइट साइड में फील्ड वीक है। तो बताओ ज्यादा जोर का फोर्स कहाँ लगेगा? बैकवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा कि राइटवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा? बैकवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो अब बताओ ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये फोर्स कम हो गया। इधर पे 180 हो जाएगी ना? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर थीटा = 180 हो जाएगा। बट अभी मैं फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा था बेटा।
हाँ, तो बताओ नेट फोर्स कहाँ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? अपोजिट। बिल्कुल सही। तो नेट फोर्स इधर की तरफ जाएगा, डाइपोल यहाँ घसीटना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मूव करेगा, अपोजिट टू द ई। ओके, एंड नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, पी साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी डाइपोल टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 180। बेटा गलत लिखा है, थीटा यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव 180 हो रहा है, तो इसको 180 डिग्री कर लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, समझ में आ गया पूरा? यस सर। तो यार ये है अपना डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपने देखा कि डाइपोल हमारा किस तरीके से एक्ट करता है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों, न्यूमेरिकल लिखो। बच्चों क्वेश्चन समझ लो, आप केवल डायग्राम बना लो पिक्चर का, इसका डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिखो मत, क्योंकि शीट में दिया आपको क्वेश्चन। 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। बेटा ये माइनस ले लो, -10 माइक्रोकुलाम, और यहां पर +10 माइक्रोकुलाम। 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। देखो कितनी डिस्टेंस कम है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 की पावर -3 मीटर एक दूसरे से रखे हुए हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो इसके सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -2, अब ये मीटर में बदल गया। पर मान लो कोई पॉइंट P है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहला काम, ये पहला काम है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। और कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज की, इधर से, हाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास में निकालनी है, इन द ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेकंड, ऑन अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द O एंड नॉर्मल। चलो भैया दूसरी इंटेंसिटी आपको निकालनी है, इसके सेंटर से जाने वाली लाइन के कोई पॉइंट Q है, और वो पॉइंट ऊपर कितना है, 15 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आपको निकालना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द एक्सिस गिवन डाइपोल इन फिगर शोन इन फिगर। चलो भैया बना लो डायग्राम बच्चों। 15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। चलो फिर से समझो भैया, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक रखा है डाइपोल, एक चार्ज ये बैठा हुआ है। एक सेकंड बेटा, चलो एक चार्ज ये बैठा हुआ है, एक चार्ज ये बैठा हुआ है। आपके ये दोनों चार्ज के बीच में डाइपोल है बेटा। ये डाइपोल मतलब -10 माइक्रोकुलाम है, +10 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो बता देता हूँ मैं कितना होता है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये होता है माइक्रो। अब इसके कारण आपको एक्सियल पॉइंट पर, पॉइंट P दिया गया है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट Q पर। बोलो मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया फॉर्मूला इनका दोनों का? यस सर। हाँ तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलो बच्चों डायग्राम बना लो बेटा जल्दी से। कैसे डायग्राम बनाएंगे देखो, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। यस सर, डन। चलो अब ये शुरू होता भाई साहब यहाँ पे सवाल, अब ये शुरू हो रहा सवाल। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं डायग्राम को, खिंचा बस। चलो अब बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले एक -10 माइक्रोकुलाम और +10 माइक्रोकुलाम के दो चार्जेस बना लो बच्चों। दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 मिलीमीटर। याद रखना कभी भी मिलीमीटर आए तो उसको मीटर में बदलने के लिए 5 इंटू 10 की पावर -3, मिली मतलब 10 की पावर -3 बदल लो।
ठीक है, दोनों के बीच का गैप 5 mm है, और यहाँ से आपको सेंटर से लेके 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको निकालना है फील्ड, पहला फील्ड। तो शायद आपको भूला नहीं होगा कि एक्सियल कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो डाइपोल की डायरेक्शन में निकलता है, मतलब फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। बोलो बच्चों, याद है कि नहीं याद है? बोलो, याद है? यस सर। एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बाहर की तरफ जाता है, तो E1 बाहर जाएगा। और दूसरा आपको निकालना है 15 सेंटीमीटर ऊपर डाइपोल, तो बेटा ये बैकवर्ड जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ, चलो सबसे पहले निकाल लो बच्चों P मतलब डाइपोल मोमेंट। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A। तो Q की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलाम, ये 10 माइक्रोकूलाम, और 2A कितना दे रखा है? दोनों के बीच की दूरी 5 mm, तो बेटा 5 mm पुट कर दो। बेटा आंसर लिखो, P इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। नोट कर लो बच्चों, इतना नोट कर लो। सर लिखते जाए या फिर समझे बस? लिखते जाए या फिर समझे बस? इतना लिख लो, न्यूमेरिकल पहला है, मैंने लिखने के लिए रुका हूँ, लिख लो। सर वो स्कूल में तो भयंकर वो कर पा रहे सर, न्यूमेरिकल। अरे तुम भैया SL अरोरा की बुक ले आओ, तुमसे कह चुका हूँ, करना शुरू तो करो महाराज। SL अरोरा की बुक लेकर के आओ और करना शुरू करो, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ऑर्डर कर दो उसको घर बैठे बैठे और उससे लगाना शुरू करो न्यूमेरिकल्स। सर वो उसमें एडिशन पुराने हैं ना ऑनलाइन अरे में, कोई Amazon में। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, पुराने ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा, बस फर्क ये है कि आपको जो नीट का 2021 का एडिशन उसमें नहीं होगा, तो 2020 का एडिशन तो चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2020 के एडिशन में भी कर सकते हो आराम से। अब उसके लिए रुके रहोगे तो नुकसान होगा ना वो। तो प्रैक्टिस इसी टाइप के क्वेश्चन की है, कुछ नया नहीं है। करने के लिए आप जो है बुक से प्रैक्टिस करें। मैं 2-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, बाकी 10, 15, 20, 50 लगाने तो आपको बुक से हेल्प लेनी पड़ेगी ना। मैं 2-4 करा दूंगा एक ही टाइप के, आप बाकी उसी टाइप के करते जाओ। कोई नया मिले तो मुझे बताओ, नहीं बन रहा तो। चलो देखो, नोट करो, इतना समझ में आया इतना कि नहीं आया बताओ। आर्यन यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो ये हो गया। अब देखो एक्सियल कंडीशन में, तो एक्सियल कंडीशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो कौन सा, ये बताओ मेरे को आर्यन कि यहां पर डाइपोल की लेंथ जो है, क्या R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A समझ में आ रहा है यहां कि नहीं आ रहा है? मतलब जो पॉइंट है डाइपोल का, वो डाइपोल की लेंथ से बहुत बड़ा है कि नहीं है? है सर। है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो वाला फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, स्पेशल केस। क्या फॉर्मूला था? E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r³। याद आया? यस सर। तो लिखो बच्चों, एज द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द डाइपोल, सो, तो क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है बाहर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का? एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp अपॉन r³। 2, अब देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 की जगह 2, k की जगह कितना आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड आई होप आपको इसकी वैल्यू भूली नहीं होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है इसकी वैल्यू। तो ये हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। p की वैल्यू अभी निकाल ली बच्चों, क्या निकाली? 5 इंटू 10 की पावर -8, तो ये रख दी 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r³। r मतलब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस आर्यन 15 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो? यस सर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.15 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो 0.15 का होल क्यूब कर दिया बेटा, सब कुछ सॉल्व कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई। ठीक है ना बच्चों?
ठीक है? ये सर। चलो अब सेकंड केस देखो बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड कैसा जाता रहा है यश? क्लास में थे, बताओ। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जाता था? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? देखो क्या होता था, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। लिखो सेकेंड केस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपॉन आर क्यूब, ये होता था फॉर्मूला। तो कैसे करोगे? 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू, पी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -8 और आर क्यूब, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। चलो निशांत बताओ, कोई दिक्कत कहीं भी किसी लाइन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ यश, जय, आर्यन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है, ये होमवर्क करके लेके आना आपको ये क्वेश्चन। हाँ फोटो खींच लो इसको, ये होमवर्क करके लेके आना है कल। ये होमवर्क मेरे को दिखाना आप कल, ठीक है ना? मैं इस पे डिस्कस करूंगा, पहले दिमाग लगाना और फिर इसके बाद मुझे बताना कि बना कि नहीं बना। यस सर, डन। चलो ठीक है, ये हो गया। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये छोड़ दो, ये जेई के लिए है, तो अभी इसको रोक देना, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में ट्रायल मत करना। मतलब आपको पीडीएफ दिए हुए हैं उसमें है। अब चलिए नया टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों, नए टॉपिक की हेडिंग डालिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगले टॉपिक की हेडिंग डालेंगे सभी लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दो टाइप का होता है बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। हाँ नोट कर लो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब समझो, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लो बेटा ये एक मेरे पास एक वेसल है जिसमें मैंने ब्लू कलर का पेंट भर रखा है, कलर पेंट, प्लास्टिक पेंट जो होता है दीवारों पे होता है, घर पे पेंट करते हैं ना, वो भर रखा है। ये मेरे पास एक पेंट का डिब्बा है, ओके। और अगर मैं इस यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी है, और अभी एक चीज और बताऊंगा थोड़ा सा रुक करके। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कलर के डिब्बे में मैंने एक धागा लिया और इस धागे को मैंने इस कलर के अंदर यहां तक मैंने डिप कर दिया, ये मैंने डिप कर दिया इस धागे को। और जब मैं बाहर इस धागे को निकालता हूं तो ये धागा कैसा दिखाई देगा, ये वाला पार्ट तो बाहर था, अनडिप्ड था, तो इस पे अनडिप रहेगा, और दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, उस पे ये बताओ कि पूरा पूरा कलर छप चुका होगा कि नहीं छपा होगा? यस सर, छप चुका होगा। अब ये मुझे बताओ कि जो कलर है हर अमाउंट में छपा होगा कि थोड़ा थोड़ा रोक करके छपा होगा?
हर अमाउंट पे, हर जगह छपा होगा, मतलब एवरी पॉइंट पे, कलर एट एवरी पॉइंट, COLOUR, कलर एट एवरी पॉइंट। तो अगर कलर हर पॉइंट पे जाए, हर पॉइंट पे, ऐसा कोई पॉइंट बचे ना, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर यही चार्ज होता और इसमें चार्ज को, इसमें धागे को चार्ज में अगर भी डिप करता और चार्ज अगर हर पॉइंट पर जाता बारी बारी से, कोई भी पॉइंट बचा नहीं होता, तो इसको मैं क्या बोलता, इसको मैं बोलता कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप हर पॉइंट पे चार्ज मिल रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का हिंदी में क्या होता है? मतलब लगातार। बोलो क्लियर? हाँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर पॉइंट पर चार्ज हो, एवरी पॉइंट पर जर्रा जर्रा बिल्कुल जाए, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसमें चार्ज जो है हर पॉइंट पे इक्वल जाए। अब दूसरा देखते हैं। अब ये इसकी दूसरी कंडीशन, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, मैंने कलर के माध्यम से आपको समझाया। मतलब सर जब पे लगातार मतलब एक सा वो हो, प्रिंट हो, मतलब वही कहने का मतलब हर पॉइंट पर चार्ज आए, कोई भी जगह बाकी ना हो, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। समझ गए? कोई भी जगह बाकी ना हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? हो गया। देखो जैसे बस की सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 2 है, सीट नंबर 3 है, सीट नंबर 4 है। यहां भी आदमी बैठ जाए, 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 मतलब 4 पोजीशन है और चारों पे आके चार्ज बैठ गया, हर जगह चार्ज बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, ये होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको किस में मिलता है बच्चों? ज्यादातर नेचुरली ये मिलता है मेटल्स में। कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों वो कंटिन्यूअस होता है। लिख भी सकते हो, इन कंडक्टर देयर इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट बना करके लिख सकते हो, इन कंडक्टर देयर इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगले पेज पे चल रहा हूं। इन कंडक्टर्स देयर इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंडक्टर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंडक्टर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि उसमें चार्ज जो होता है बिल्कुल इक्वली, बराबर बराबर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं सिखा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते थे यश? लगातार। क्या बोलते थे यस? क्या बोलते थे कंटिन्यूअस को? लगातार। हाँ, और डिस्क्रीट को बोलते हैं बेटा तितर बितर। तितर बितर, या इसको रैंडम बोल सकते हो। रैंडम मतलब जिसका कोई ऑर्डर ना हो। अब इसको समझो बेटा, तुमने क्या किया, जब ये दीवार है तुम्हारे पड़ोस की, और दीवार पड़ोस की तुमने ली और एक गीली मिट्टी का तुमने हाथ में ढेला बनाया, मिट्टी का ढेला बनाया और इस दीवार पे तुमने दे मारा, तो थोड़ा मिट्टी यहाँ छपेगी, जहाँ डालोगे वहाँ ज़्यादा छपेगी, थोड़ा और कम छपेगी। जितना दूरी बढ़ती जाएगी तो मिट्टी और कम होती जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ऐसे ही चार्ज अगर कहीं पर ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज तितर बितर हो
तो अपन बोलते हैं इसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना, ये आपको कहाँ, बता दो। चलो फिर से देख लो बेटा। जैसे क्या होता है, अपन ने मान लो कोई दीवार है और दीवार में अपन ने कोई मिट्टी गीली कर करके अपन ने जोरदार इसमें तरीके से मारी, तो पूरी दीवार में मिट्टी बिल्कुल एकदम बराबर बराबर लेयर की छप जाती है कि थोड़ी कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, मतलब एक जैसी नहीं छपी हुई है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चार्ज का, मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या हुआ, डिस्क्रीट हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, इस तरीके अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अभी हमने पहला क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस को ही हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस को बोलते हैं लगातार वाला, ओके। और दूसरा होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं। लास्ट ईयर भी पढ़ा था आपने, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। बोलो क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहली शीट का ये वाला ले लिया। यस सर। अब इसका ले लो, सेकेंड शीट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो भाई आर्यन। देयर आर There are two types of distribution of charge on a body. Discontinuous charge distribution. In this distribution, the charges are distributed randomly, non-uniformly in a body at different places. हाँ भाई देखो, इसी को डिस्कंटिन्यूअस को ही अपन बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्कंटिन्यूअस भी इसी का नाम है, इसी का नाम है डिस्क्रीट, या इसी का नाम है नॉन यूनिफॉर्म, इसी का नाम है नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए ना। जैसे क्या है भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने एक बैलून ले लिया, बैलून, बैलून यानी गुब्बारा। अब ये बताओ मेरे को आर्यन कि बैलून क्या होता है, कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या चार्ज अपनी मर्जी से भाग सकता है कि नहीं भाग सकता? नहीं भागेगा। नहीं भाग सकता। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर रख दिए 3 चार्ज एकदम पास पास में, फिर आपने यहाँ पर रख दिए थोड़ी दूर जा कर के 1 चार्ज, फिर थोड़ी दूर जा कर के 1 चार्ज, और 1 चार्ज तो आपने बहुत दूर रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर तो आपने एक तरीके से गाढ़े कलर का पेंट पोत दिया, यहाँ पर आपने मीडियम लेवल का एक तरीके से पेंट पोत दिया, और यहाँ पर पतले लेवल का पेंट पोत दिया। अब पेंट नहीं पोत रहे हो आप, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ कि चार्ज की डेंसिटी आपने यहाँ पर हाई कर दी है और यहाँ पर आपने चार्ज की डेंसिटी लो कर दी है। बोलो यस और नो? यस सर। यहाँ पर आपने 3 चार्ज पटक दिए, यहाँ पे पास में 2 चार्ज पटक दिए, यहाँ पे बेचारे को अकेला 1 रख दिया। तो बताओ ये कैसा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है? डिस्कंटिन्यूअस। हाँ, तो इसको बोलते हैं डिस्कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? यस सर। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसी को? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? यस सर। हाँ, बट अगर यही आप मेटल का गोला ले लेते, मेटल का, तो मेटल का गोला ले लेते, अब जैसे ही आप पहले वाला चार्ज लाते, प्लस प्लस बैठ गया होता है यहाँ, जैसे ही आप दूसरा वाला चार्ज लाते, दूसरा वाला प्लस, तो वो जिज्जी वाली कहानी हो जाती। जिज्जी हम तो कोना पकड़ लेते हैं ये वाला, तो वो अपने आप मेटल में चली जाती दूसरा वाला चार्ज यहाँ। क्यों? क्योंकि मेटल में चार्ज मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये कोने में चला जाएगा। तो मेटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑटोमेटिकली कैसा होगा, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा? कैसा होगा? कंटिन्यूअस। हाँ, यूनिफॉर्म। हाँ, ज्यादा अच्छा बोलो, यूनिफॉर्म। तो मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। और नॉन मेटल इंसुलेटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और आपकी मर्जी करे तो आप यूनिफॉर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खुद से रखा है, जहां जिसको छोड़ना हो छोड़ दो, तो वो आपके मन के ऊपर है।
बट मेटल में हमेशा कैसा होगा, यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इंसुलेटर में दोनों हो सकते हैं। हाँ, इंसुलेटर में आपकी मर्जी चलेगी ना बेटा। अब अगर मान लो आपने इंसुलेटर में पूरे जगह बराबर बराबर खुद से रख दिया, तो ये तो आपकी अच्छाई है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ना है। ठीक है, आया समझ में? चलो सेकंड पढ़ो बेटा, आर्यन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। continuous charge distribution. In this distribution, the charges are equally distributed in a body or object. There are three types of continuous charge distribution. चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में ना के बराबर है, हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों तीन टाइप के हैं। नंबर 1 है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, लाइन मतलब केवल धागा जिसमें केवल लेंथ हो, ओनली लेंथ। अगर आपने इस लेंथ को कितना चार्ज दिया बेटा, आपने Q चार्ज दिया, और इस धागे की लंबाई है L, इस धागे की लंबाई कितनी है L। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको Q चार्ज दिया, ये पूरा का पूरा चार्ज आ करके इसके ऊपर बैठ जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज आ करके इसके ऊपर बैठ जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? नॉट क्लियर। क्यों नॉट क्लियर भैया? आपके पास कोई धागा है, कोई लेंथ है, L लेंथ का कोई वायर है, आपने इसको Q चार्ज दिया, तो ये चार्ज पूरा का पूरा आकर के इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, धागा सीधा ना होके। भैया हमें सीधा ही धागा पढ़ना है, वो मोड़ देना बाद में आप क्वेश्चन जब आएगा, अभी धागा सीधा रखो। नहीं मतलब जैसा वो सीधा है, हाँ, वैसे उसको आड़ा भी तो कर सकते कर दो, लियो भैया आड़ा कर दो। अब आड़ा कर दोगे तो भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके आकार से थोड़ा ना मतलब है चार्ज को। हाँ ठीक है भाई, बोल। चला गया। अब मुझे ये बताओ भाई आर्यन कि L लेंथ पे कितना चार्ज सवार है? L लेंथ पे कितना चार्ज है? Q है। हाँ, तो जब L लेंथ पे Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q अपॉन L। Q अपॉन L। तो ये जो टर्म आया बेटा, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लाइन चार्ज डेंसिटी। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है? लाइन चार्ज डेंसिटी। यस, सो दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? तो लाइन चार्ज डेंसिटी कोई भी कहे तो इसका मतलब चार्ज कहां पर गया है? लेंथ पे गया है। चलो सेकंड देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास कोई सरफेस थी और आपने किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा मम्मा को बता दे जाके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज चला गया, इधर आ गया, देखो इधर पे पूरा का पूरा चार्ज आ गया, यहाँ पर आपने चार्ज दिया है। इसका सरफेस एरिया मान लो A। हाँ, तो यश A एरिया कितना चार्ज खा रही है? यश Q चार्ज। तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आएगा? Q अपॉन A। यूनिट एरिया पे जाने वाले चार्ज को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। नोट करो। तो सर थ्रेड का सरफेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, थ्रेड का सरफेस नहीं होता है। फिजिक्स में थ्रेड में सरफेस नहीं माना गया है। लाइन है तो सरफेस नहीं माना गया है, इसका सरफेस माना गया है। सरफेस मतलब जिसके पास लेंथ भी हो और चौड़ाई भी हो, इसके पास केवल लेंथ होती है, इसका सरफेस नहीं माना गया। मतलब इसको इतना पतला कंसीडर किया गया है कि ये केवल पॉइंट से मिलके बना है। पॉइंट 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 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। चलो लिखो, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन फ्लूइड में भी ए। ऐसे ही होगा हाँ सर, फ्लूइड में भी ऐसे ही होगा। देखो प्रैक्टिकली थ्रेड जो होता है, हमारा जो थ्रेड होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा एरिया होता है, मगर फिजिक्स में जो हम लोग कंसिडर करेंगे, लाइन चार्ज अगर बोल दिया आपको या लाइन कंडक्टर बोल दिया तो आप उसका एरिया नहीं लेंगे, आप केवल उसकी लेंथ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। तीसरा देखो बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम का मतलब जैसे एक आपके पास कोई वॉल्यूम है, ये मान लो आपके पास कोई क्यूब है, सॉरी स्फीयर है, इसका वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम मतलब चार्ज हर जगह प्रेजेंट होगा, अंदर भी प्रेजेंट होगा और बाहर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर आपने किसी कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है बेटा V, तो V वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने Q। तो अगर V वॉल्यूम पे Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा बेटा, Q अपॉन V। बोलो यस कि नो? यस सर। तो V वॉल्यूम पे अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम पे होगा Q अपॉन V, और इस Q अपॉन V को ही हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाई रो। रो इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आए और तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में तीन प्रकार की डेंसिटी डिफाइन हुई। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा डिफाइन हुआ, दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिग्मा डिफाइन हुआ, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास रो डिफाइन हुआ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, अब आर्यन बताओ, लैम्डा की यूनिट बताओ, लाइन चार्ज डेंसिटी की यूनिट बताओ। कूलम पर मीटर। वेरी गुड, बिल्कुल बच्चों सही लिख लो यूनिट, कूलम पर मीटर। अब इसकी यूनिट बताओ बेटा। कूलम पर मीटर मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट बताओ बेटा, रो की। कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही, कूलम पर मीटर क्यूब। चलिए, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, ये तीनों की यूनिट है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। चलिए, तो बच्चों अब संडे को मैं 2.5 घंटे की मैं इस बार फिजिक्स की क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मैं मैथ्स लगा रहा हूँ इस बार 3 दिन। तो संडे को आपकी फिजिक्स की क्लास में 2.5 घंटे की लगाऊंगा। इसमें ये पहला चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूंगा, तो संडे की क्लास कोई छोड़ेगा नहीं। ये चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा, फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो संडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 से लेकर के 7:30 तक क्लास लगेगी फिजिक्स की। तो संडे को और कोई क्लासेस हों तो उनको अलग कर देना, उनको टाइम चेंज करवा लेना। संडे को आपकी 2 से 2.5 घंटे नहीं होती सर। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक ना। और अगर आप लोग किसी दिन सहमत हो इसके न्यूमेरिकल करने हो तो आपस में डिस्कस करके रात को आप लोग टाइम मेरे को निकाल के बता दो, मैं रात को थोड़े और न्यूमेरिकल करवा दूंगा आप लोग को। तो इसकी किसी भी दिन, जैसे आज एग्री हो तो आज करवा दूंगा, थोड़े से न्यूमेरिकल करवा दूंगा, तो ये चैप्टर आपका ग्रिप में आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसके न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा टाइम देके। सर अभी मतलब अभी तो ये कह रहे हैं सर, सुबह मतलब शाम को 6 से 7 भी रहती है और 8 से 9 से 10 भी रहती क्लास। हाँ, तो अभी तो आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 से 10 कौन सी क्लास चल रही है आपकी? ये दोनों टाइम पे बायो रहती, 6 से 7 भी और 9 से 10 भी। हाँ, तो ठीक है, अभी कर लो, क्योंकि अभी क्या है कि शुरुआत है, अभी बैचेस 11th के आए नहीं हैं, तो टीचर्स जो हैं ज़्यादा समय दे रहे हैं। अभी जैसे 11th आ जाएगा तो वो टाइम फिर कम कर देंगे अपना अपना सब लोग। तो अभी जिस दिन आपको मौका मिल जाए उस दिन कर लेना, या किसी दिन को खाली हो तो मेरे को बस एक मैसेज छोड़ दो कि सर हम सब लोग आज 1 घंटे इस टाइम पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा जो चैप्टर आप कहोगे, जो टॉपिक कहोगे, जो आपको वीक लगे, मैं उसके न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा एक्स्ट्रा भी। बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको SL अरोरा बुक या कोई एक अलग से बुक, बेस्ट SL है तो उसी बुक को लगाना शुरू करो, क्योंकि यार उस बुक में दिए हैं 50-50 न्यूमेरिकल। मैं कितने करवाऊंगा? 5 और 6 ही करवा पाऊंगा आपको एक टॉपिक से, बट उसमें 50-50 दिए हैं। तो अगर फिजिक्स में आप अपना शानदार ग्रिप चाहते हो तो आपको बुक खुद ही बैठ के लगानी पड़ेगी और लगाना पड़ेगा। अभी के लिए आपको इतना काम करना है, मैंने जितना ये करा दिया आज को, इसके नोट्स बनाने हैं सबको, वीडियो से देख लेना, देखने की ज़रूरत हो तो।
और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको ये जो मैंने PDF दे रखा है उसका यूज़ करके जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक रिवाइज करो। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका खत्म करो क्लास। बाय बाय। सर कल आप डिटरमिनेंट्स पढ़ाओगे? कल से डिटरमिनेंट शुरू भाई। अपन ने RD शर्मा पूरी कर ली है, खत्म हो गई RD शर्मा। कल से डिटरमिनेंट चलेगा, 3 दिन में डिटरमिनेंट पूरा हो जाएगा। 3 डेज में डिटरमिनेंट पूरा, 3 से 4 डेज में आराम से हो जाएगा। डिटरमिनेंट, हाँ बोलो सर डिटरमिनेंट कंप्लीट होने के बाद सर और लेवल बढ़ा होगा क्या सर इनका? हाँ बिल्कुल करा देंगे। आप कहोगे IIT लेवल का कराना है क्वेश्चन तो वो भी दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करा देंगे। अगर सर RD शर्मा ने पढ़ गई तो बिल्कुल 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 कराना है, कराना ही है वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का फायदा है यार, प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होती है ऑनलाइन में, आपको खूब टाइम मिलता है, ठीक ना। और मैं भी रात जब तक आप कह दो फ्री हूँ, यदि मेरे को मौका मिल जाए तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बच्चों। यस थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय।